Hello student, welcome to Math Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वन शॉट रिवीजन ऑन चैप्टर न्यूक्लियाई। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है न्यूक्लियाई बच्चे? वेल, न्यूक्लियाई इज एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस which consists of a positively charged particle called protons and neutral particles called neutrons। ये तो आपको पता ही है कि एटम के अंदर एक छोटा सा रीजन है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके बीच में क्या क्या होते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद लिखा है मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, क्योंकि देखो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आपको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो एटम का ज़्यादातर मास तो ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कारण होता है और वो कहाँ पे? न्यूक्लियस में। इसलिए ये लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द मास जो है एटम का वो किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। उसके बाद लिखा है रेडियस ऑफ एटम। अगर हम बात करें पूरे एटम के रेडियस की और न्यूक्लियस के रेडियस की, तो जो एटम का रेडियस है वो न्यूक्लियस के रेडियस से कितने टाइम्स ज़्यादा होता है? 10⁴ टाइम्स, मतलब 10,000 टाइम्स ज़्यादा होता है न्यूक्लियस से। ठीक है बच्चे। उसके बाद है आपका न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। द मेंबर ऑफ न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं बच्चों। ये एटॉमिक नंबर आपको पता ही है। एटॉमिक नंबर क्या बताता है कि किसी किसी एटम का कितना एटॉमिक नंबर है, मतलब कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उसमें क्या आएंगे? प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली न्यूक्लियाई के केस में एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि उस न्यूक्लियाई में कितने क्या है? हमारे प्रोटॉन्स है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय जेड के साथ आप किसको रिप्रेजेंट करते हो? एटॉमिक नंबर को। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर बताता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं एंड कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो बताता है मास नंबर, कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। कि कितने न्यूक्लियॉन्स हैं वो बताता है मास नंबर। इसको किसके साथ लिखते हैं? मास नंबर को लिखते हैं हम ए के साथ। ध्यान रखना ये चीज़, मास नंबर ए के साथ, एटॉमिक नंबर जेड के साथ। अब उसके बाद है बच्चों कि प्रोटॉन किससे पता चलेंगे? एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं? एटॉमिक नंबर से। इलेक्ट्रॉन्स भी उसी से पता लग जाएंगे। न्यूक्लियॉन्स कितने हैं वो किससे पता चलेंगे? मास नंबर में। तो अगर न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? देखो, मास नंबर आपको बताएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर जो है आपका वो आपको बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? अगर मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दूंगा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने तो कैसे निकलेंगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डेफिनेशन इज न्यूक्लियाइड। कि न्यूक्लियाइड क्या होता है? ये डेफिनेशंस पेपर में पूछी जा सकती हैं आपको। तो इट इज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम करेक्टराइज्ड बाय इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो बच्चे किसी एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना इज न्यूक्लियाइड। जैसे कि अगर बात करूं, मैं लिखूं 6C12, तो आपको पता चल गया कि ये किसकी न्यूक्लियस की बात हो रही है? ये बात हो रही है कार्बन के न्यूक्लियस की, क्योंकि इसमें 6 नीचे क्या बता रहा है कि 6 इसका है एटॉमिक नंबर और 12 इसका क्या है? मास नंबर। तो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? इसमें प्रोटॉन्स है 6। और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? न्यूक्लियॉन्स हैं टोटल 12। और अगर आपको कोई पूछे न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? 12 माइनस 6 दैट इज 6। ठीक है ना? ऐसे निकलेंगे। तो न्यूक्लियाइड बेसिकली होता है कि जिससे पता लग जाए, जिस सिंबल से देख के पता लग जाए कि आप पर्टिकुलरली किस एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हो। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन इस तरह करते हैं इसके, सिंबल लिख के नीचे उसके पैर में लिखना है एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखना है मास नंबर। मास नंबर आप लेफ्ट में भी लिख सकते हो और मास नंबर आप राइट में भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज योर कुछ और डेफिनेशंस आके, जैसे कि आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बट मास नंबर अलग है। मतलब न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग है ना? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन सेम होंगे। मास नंबर अलग है तो क्या अलग होंगे? मतलब न्यूट्रॉन्स ही अलग होंगे, जिनके कारण मास क्या हो गया? उनका अलग अलग हो गया मास नंबर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। हाइड्रोजन प्रोटियम को बोलते हैं, प्रोटियम भी एक आइसोटॉप है हाइड्रोजन का। तो प्रोटियम देखो क्या है? 1H1।
ड्यूटेरियम क्या है हमारा 1H2 और ट्रीटियम क्या है हमारा 1H3। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 111, मतलब तीनों में प्रोटॉन सेम है। मास नंबर एक का 1 है, एक का 2 और एक का क्या है 3। अब जिसका मास नंबर 1 है, इसमें देखो अगर मैं बात करूं प्रोटियम की, तो प्रोटियम में प्रोटॉन्स कितने हुए हैं, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 0, क्योंकि मास नंबर 1 है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तब न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना। अब अगली बात करें हम ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम में प्रोटॉन्स है 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमारे, ये ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 2 माइनस 1 1। फिर ट्रीटियम की बात करें, प्रोटॉन इसमें भी 1 है और न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो दिस इज आइसोटॉप्स। अब ऐसे ही लिथियम के भी दो आइसोटॉप्स लिखे हैं इसने, 3 लिथियम 6 एंड 3 लिथियम 7। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है। ऐसे गोल्ड के टोटल 32 आइसोटॉप्स होते हैं, नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट इज द वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन एज इट्स एवरेज एटॉमिक मास। अब इसका क्या मतलब है, देखो देखो बच्चे, हमारे पास जैसे नॉर्मल क्लोरीन है, तो नॉर्मल क्लोरीन में हमें 75% ये वाला आइसोटोप होता है और 25% हमारे पास ये वाला आइसोटोप होता है। मतलब जो आइसोटॉपिक फॉर्म्स होती हैं, जैसे क्लोरीन के दो आइसोटॉप है, तो अगर हमें ये अवेलेबल हो रहा है कहीं से हमारे पास क्लोरीन है, तो उसमें 75% ये वाला आइसोटोप होगा और 25% ये वाला आइसोटोप होगा। तो अब हम उस क्लोरीन का एटॉमिक मास लेंगे क्या, तो उस क्लोरीन का जो आपने एटॉमिक मास लेना है वो कैसे निकलेगा, वो आपका निकलेगा इन दोनों आइसोटॉप का एवरेज मास लेके। अब वो एवरेज मास आप कैसे करोगे, देखो अगर मैंने एटॉमिक मास लेना है क्लोरीन का, तो वो कैसे आएगा, उसमें आपको पहले 75% 35 वाला है, तो आप करोगे 35 इंटू कितने परसेंट है 75 प्लस, उसके बाद 37 इसका मास है और कितने परसेंट है 25, तो आप करोगे 37 इंटू 25 और नीचे टोटल परसेंटेज, टोटल कितनी हो गई 75 प्लस 25। इस तरह आप इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा 35.5। तो इसलिए क्लोरीन का जो हम एटॉमिक मास लेते हैं वो कितना लेते हैं 35.5। क्लियर हुआ बच्चे। तो जब भी आपके पास आइसोटॉपिक फॉर्म्स हैं, तो और आपने उस चीज़ का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। जैसे अगर हाइड्रोजन का निकालना पड़ जाए आपको, तो हाइड्रोजन के 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो आपको तीनों को कंसिडर करना पड़ेगा। आपको दिया जाएगा कि इतने परसेंट प्रोटियम है, इतने परसेंट ड्यूटेरियम है, इतना परसेंट ट्रीटियम है। आप उसका एटॉमिक मास निकालो, तो आप कैसे करोगे, सपोज करो कि प्रोटियम हमें दे दिया इसने 30%, ड्यूटेरियम हमें दे दिया 40% एंड ट्रीटियम हमें दे दिया 30%, तो हाइड्रोजन का मास कैसे निकलेगा, आप बोलोगे 30% प्रोटियम का मास 1 था, प्लस 40% ड्यूटेरियम का मास कितना था 2 था, प्लस 30% ट्रीटियम का मास कितना 3 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको सॉल्व करोगे, इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकल जाएगा। और ये जो परसेंटेज दी जाती है बच्चे, इसको बोलते हैं नेचुरल अबंडेंस। ठीक है, इनको अबंडेंस बोलते हैं कि कितने परसेंटेज वो हमारे पास अवेलेबल थी। क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट इज योर आइसोबार्स। अगली डेफिनेशन, आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका मास नंबर सेम हो, एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। जिन एटम्स के मास नंबर सेम है, मतलब उनमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स कितने हैं, वो सेम है पर एटॉमिक नंबर अलग अलग है, प्रोटॉन्स अलग अलग है। सम सेम है पर प्रोटॉन्स अलग अलग है। तो एग्जांपल में देखो, जैसे ये दिए 13H ड्यूटेरियम एंड हीलियम, देखो दोनों में मास नंबर दोनों का 3 है, बट इसमें प्रोटॉन 1 है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें प्रोटॉन कितने 2। मास नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगला देखो क्लोरीन और सल्फर का, मास नंबर दोनों के 37 एंड 37, बट एटॉमिक नंबर 17 एंड 16। ठीक है, तो ये होते हैं आइसोबार्स, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट इज योर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होएगा, न्यूट्रॉन्स के नंबर दोनों में क्या होंगे सेम। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 17 क्लोरीन 37, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कैसे निकलेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज योर 20। और दूसरा क्या पेयर है इसके साथ, पोटाशियम 1939, इसमें कितना है 39 माइनस 19, तो इसमें भी न्यूट्रॉन्स कितने हैं 20। तो ये पेयर किनका हुआ, आइसोटोन्स का, जिनमें न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे सेम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डेफिनेशन, इस चैप्टर में बच्चों डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले कुछ डेफिनेशंस ही हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एएमयू। एटॉमिक मास यूनिट बच्चों एक मास का नया यूनिट है। नॉर्मली मास इज मेजर्ड इन केजी ग्राम्स, पर ये जो एटम्स हैं
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अगर इनकी भी बात करें तो इनका मास बहुत कम होता है, इसलिए एक और यूनिट बनाया गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास फॉर माइक्रो पार्टिकल्स। तो ये कैसे डिफाइन किया गया? इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एक मैंने कार्बन 12 मास नंबर वाला एटम उठाया, उसके मास को 12 के साथ डिवाइड कर दिया, जो मास आएगा दैट इज योर 1 AMU। और 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1 AMU इज 1.660565 इंटू 10⁻20 -26 kg। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू याद नहीं होती, तो इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं, गिवन होगा आपको। ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासिस को AMU में कन्वर्ट किया गया। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास इज 0.00055 AMU, प्रोटॉन का 1.0073 AMU और न्यूट्रॉन का मास 1.0086 AMU। अगर याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी कर सकते तो आपको पेपर में ये गिवन होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का अगर आपको मास बोल दिया जाए तो हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन में एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है हमारा प्रोटॉन, यही होता है हाइड्रोजन 1H1। तो हाइड्रोजन में क्या करोगे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के मास को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1.0078 AMU, ठीक है बच्चों। उसके बाद है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ AMU, कि 1 AMU मास के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी हो सकती है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले आइंस्टाइन का फेमस फॉर्मूला था, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला E = mc²। कि m मास कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसके लिए फॉर्मूला है E = mc²। तो यहाँ पे हमने निकालना है कि 1 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कि 1 AMU मास कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए फिर वही देखो, E = mc²। एनर्जी जूल में होनी चाहिए। मास हमने यहाँ पे किस में लेना है? हमने मास लेना है केजी में। तो 1 AMU को मैंने चेंज कर दिया केजी में, कितना होगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27। सी हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज फिल कर दी। AMU की जगह आ गया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 और सी की जगह आ गया 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। जब बच्चे आप इसको सॉल्व करोगे, अब मैंने सॉल्व नहीं करना, आपने भी सॉल्व नहीं करना, आपने जस्ट याद करना है कि इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है बच्चों। पहले ये जूल में निकलती है, ये पहले जूल में निकलेगी यहाँ तक। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ किया और ये आ गया हमारा 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिख दिया मैंने? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। क्या आपको पता ही है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कन्वर्जन पता होना चाहिए आपको बच्चे, ठीक है। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये टोटल कितना बन गया? 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। तो कभी भी अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने कन्वर्ट करना है जूल में तो आप डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 AM। अगर आपके पास 2 AMU मास है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी? 931 इंटू 2। 3 AMU है तो 931 इंटू 3। इसका मतलब अगर आपके पास मास इज इन AMU, अगर आपके पास AMU में मास है तो आप एनर्जी को डायरेक्ट निकाल सकते हो किसके साथ? m इंटू 931। और ये जो एनर्जी निकलेगी इट विल बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये कब फॉर्मूला लगा सकते हो? अगर आपका मास AMU में है, क्योंकि 1 AMU में कितना होता है एनर्जी? 931। तो जितना भी मास होगा आपका उसको 931 के साथ मल्टीप्लाई करो, वो आ जाएगी आपकी एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर ये फॉर्मूला कब है? जब मास AMU में है। और अगर आप मास केजी में ले रहे हो तो उसके लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला E = mc²। तो दो फॉर्मूले आ गए अब हमारे पास। अगर केजी में है तो E = mc², और अगर आपका मास AMU में है तो m इंटू 931, एंड दैट एनर्जी इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इज योर साइज ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का साइज कैसे पता चलेगा? तो न्यूक्लियस का साइज मतलब उसका रेडियस, रेडियस बता दो उससे साइज पता लग जाएगा। तो उसने क्या बोला देखो, कि मान लो कि न्यूक्लियस का रेडियस है r, क्योंकि न्यूक्लियस को क्या माना गया? न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप में माना गया, तो उस स्फेयर का रेडियस r मान लिया। तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मास नंबर में। ऑब्वियस है ना बच्चों, मास नंबर मतलब कितने अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स है। जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स अंदर ज्यादा होंगे उतने न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। और वॉल्यूम, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर a आ गया। यहाँ पे 4/3 पाई भी तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब सिंपल सी बात, r3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a ना, r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, क्योंकि 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही चला गया। तो यहाँ से
आर क्यूब से क्यूब हटा और वो ए की पावर कितनी बन गई 1/3। उधर जाके क्यूब जो है क्यूब रूट में चेंज हो गया, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा हमारा आर नॉट। दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। यहाँ पे फर्मी है। फर्मी में आपको पता ही है कि फर्मी में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बच्चों। कभी भी आपको किसी भी एटम के न्यूक्लियस का रेडियस पूछा तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, मतलब उसके मास नंबर की पावर कितनी कर देनी है 1/3, और आर नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 1.2 फर्मी। फर्मी को मीटर में चेंज जरूर करना, और फर्मी को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है बच्चों आपका न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी यही होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास नंबर, टोटल मास कितना है न्यूक्लियस का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड न्यूक्लियर डेंसिटी। अब टोटल मास किससे पता चलेगा? टोटल मास पता चलेगा हमारे पास कितने न्यूक्लियॉन्स हैं इनटू उसके मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे यही किया कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज मास ऑफ न्यूक्लियस ओवर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कि कितने न्यूक्लियॉन्स हैं अंदर, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है सेम ही होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका एवरेज मास ले लिया दोनों का। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कहाँ से पता चलते हैं हमें? मास नंबर से, मतलब ए से। तो अगर आपने टोटल मास निकालना है तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ए जो मास नंबर होता है इनटू एक का मास दैट इज एमपी। और नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वॉल्यूम इज योर 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसके बाद यहाँ पे देखो आपका न्यूक्लियर डेंसिटी आ गई, टोटल मास इज ए इंटू एक का मास हमने ले लिया एम पी डिवाइडेड बाय, उसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपकी आ गई वॉल्यूम। उसके बाद देखो ए इंटू एम पी बाय 4/3 पाए, आर की वैल्यू अभी आपने लिखी किसके इक्वल थी? आर नॉट ए की पावर 1/3। क्योंकि ऊपर आर का क्यूब था तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू ए इंटू एम पी बाय 4/3 पाए आर नॉट क्यूब, ए की पावर 1/3 थी, बाहर 3 थी तो कैंसिल होके ए की पावर 1 आ गई, ये ए के साथ एक कैंसिल हो गया। तो रो आ गया आपका एम पी बाय 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। तो यही आया यहाँ पे देखो, और ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन नीचे 4/3 पाई और आर नॉट भी। तो जब आप इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आंसर ये आ जाएगा 2.38 इंटू 10⁻17। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसका मतलब कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब हर एक न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है? सेम। समझ लगी ये चीज? क्योंकि मास नंबर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट आ रही है। कोई भी न्यूक्लियस ले लें हम, जब आपने उसकी डेंसिटी निकालनी है उसमें मास नंबर ही नहीं आएगा, तो वो तो हर बार इतना ही आंसर देगा 2.38। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में न्यूक्लियर डेंसिटी पूछ ली कि कैलकुलेट द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, कैलकुलेट द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ कार्बन न्यूक्लियस, किसी की भी पूछ ली आपको, तो आपने यही सब कुछ करना है और आपको ज़रूरत ही नहीं मास नंबर की। आंसर तो हर बार क्या आएगा? 2.38 इंटू 10⁻17। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट इज सेम फॉर ऑल द एटम्स। क्लियर हुआ ये चीज़? कोई भी एटम हो उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, रेशियो पूछी है, दोनों की न्यूक्लियर डेंसिटी तो सेम है क्योंकि मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, तो रेशियो कितनी आ जाएगी? 1:1। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट क्या होता है बच्चों? देखो एक न्यूक्लियस है, मान लो कि ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में मैंने 5 प्रोटॉन्स एंड 5 न्यूट्रॉन्स डाल दिए। डालने से पहले, अभी ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं गए, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डालने से पहले, न्यूक्लियस के अंदर डालने से पहले इनका टोटल मास मान लो x था। जैसे इनको न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया, मतलब ये अंदर आ गए 5 प्रोटॉन्स एंड 5 न्यूट्रॉन्स, अब मैंने न्यूक्लियस का मास मेजर किया। अब न्यूक्लियस तो स्पेस ही है, उसके अंदर आए तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही हैं, तो मास तो x ही होना चाहिए था, पर मास x नहीं हुआ, मास कुछ आ गया y। और y जो मास है वो x से क्या है? कम है। मतलब जब वही न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फ्री थे
न्यूक्लियस में अंदर नहीं आए थे तब उनका मास अलग था, और जैसे ही उनको मैंने न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया उनका मास पहले से क्या हो गया, टोटल मास पहले से कम हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। डिफरेंस जो आया दोनों के मासेस में, फ्री न्यूक्लियॉन्स जब फ्री थे तब मास अलग था, जब न्यूक्लियस के अंदर आ गए तो उन्हीं न्यूक्लियॉन्स का मास जो है पहले से कम हो गया, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन बिटवीन द मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स ऑफ न्यूक्लियस। कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियस को बना रहे हैं, जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मिलकर न्यूक्लियस को बना रहे हैं, उनका मास जब वो फ्री स्टेट में है, मतलब जब वो न्यूक्लियस में नहीं है, फ्री है, उनके मास का डिफरेंस किस में से, न्यूक्लियस के मास में से, कि जब उनको न्यूक्लियस में डाल दिया तब तो न्यूक्लियस का मास उनके कारण ही आया ना, न्यूक्लियस तो खाली स्पेस है, तो वो मास में जो डिफरेंस आया दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। तो अब मास डिफेक्ट निकाल लोगे कैसे, देखो देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे एक न्यूक्लियस है एक्स जेड ए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, टोटल प्रोटॉन्स है इसमें एटॉमिक नंबर z, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स का आपको पता है कैसे निकलेंगे, a माइनस जेड। और अगर मैं बोलूं कि एक प्रोटॉन का मास mp है, मास ऑफ प्रोटॉन, और एक न्यूट्रॉन का मास mn है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो टोटल प्रोटॉन्स का मास कितना हो जाएगा, z इंटू एम पी। एक का मास mp है तो टोटल z थे तो z इंटू एम पी। टोटल न्यूट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा, a माइनस जेड इंटू एम एन, क्योंकि एक का मास एम एन है, टोटल कितने थे a माइनस जेड। तो ये दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा ये आ जाएगा मेरा टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जब उनको न्यूक्लियस के अंदर नहीं डाला। और न्यूक्लियस में डालने के बाद न्यूक्लियस का मास कितना है हमारा m, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि भी मास ऑफ न्यूक्लियस इतना है, तो ये न्यूक्लियस का मास है। और मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा, टोटल मास ये वाला फ्री स्टेट वाला, जब ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं थे, देस माइनस जब न्यूक्लियस के अंदर आ गए तो मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये है आपका मास डिफेक्ट कि अंदर जाने से पहले का टोटल मास, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल मास, माइनस जाने के बाद जो न्यूक्लियस का मास है वो, दैट इज कॉल्ड योर मास डिफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह आप मास डिफेक्ट निकालोगे, बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, आराम से निकल जाते हैं। अब है नेक्स्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। देखो द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस इनटू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। देखो आप न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, उन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग करने के लिए, डिसइंटीग्रेट मतलब न्यूक्लियस को तोड़ना है, उसमें से सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग अलग करना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उनको, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बेसिकली बच्चों क्या होता है कि जो ये मास डिफेक्ट आया है कि भी अंदर जाने के साथ ही मास जो है कम हो गया न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, तो वो मास कहाँ गया, दैट मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो मास अंदर जाके कम हो गया ना, वो मास किस में कन्वर्ट हो गया, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, सो दैट मास इज कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है, ये एनर्जी उनको पकड़ के रख रही है अंदर, द एनर्जी दैट होल्ड्स, दैट बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और जितनी एनर्जी के साथ उसको उसको पकड़ के रखा है उतनी एनर्जी मुझे उसे देनी पड़ेगी ताकि मैं न्यूक्लियस को छुड़ाकर बाहर फ्री कर दूं, न्यूक्लियस को तोड़ दूं। तो दो डेफिनेशंस होती हैं बाइंडिंग एनर्जी की, या तो बोल दो कि कितनी एनर्जी है जिससे न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में बाइंड होके पड़े हैं, या बोल दो कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जिससे क्या होगा कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए और सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स जो है वो फ्री हो जाए। क्लियर हो गया ये चीज़। और कैसे निकालोगे, सिंपल, पहले मास डिफेक्ट निकालोगे कि कितना मास में चेंज आया, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। अगर मास आपका किस में है, केजी में है, और अगर आपका मास एएमयू में है तो क्या आएगा, डेल्टा एम इंटू 931। इसमें मास किस में होता है आपका, एएमयू में। क्लियर हुआ। तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालने को बोला ना किसी न्यूक्लियस का, तो सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालना। वो कैसे निकलेगा, वो अभी बताया आपको, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इंडिविजुअली पहले उनका मास निकालना, फिर माइनस कर देना न्यूक्लियस का मास, उसके बाद ई निकाल देना। क्लियर हुआ ये चीज़। सो दिस इज द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ यही लिखा हुआ है, ठीक है, कि जूल में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला। क्लियर हुआ। ये नोट्स बच्चे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और ये अच्छे से कर लेना। ये नोट्स पढ़ लोगे तो ये सारा चैप्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करने हैं ये क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है आपको पेपर में कि आपको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला है
किसकी, 40-20 कैल्शियम की। आपको मास दे दिया 40-20 कैल्शियम का इतना, ये किसका मास दिया, ये न्यूक्लियस का मास दिया, कि जब न्यूक्लियस बन गया तब इतना मास है। सिंगल न्यूट्रॉन और सिंगल प्रोटॉन का एएमयू में मास दिया हुआ है, तो एएमयू में मास है तो एनर्जी का फॉर्मूला आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लगाओगे, ठीक है। तो पहले हमने मास डिफेक्ट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 20 प्रोटॉन्स का फ्री मास, टोटल मास कितना है पहले जब वो फ्री थे वो निकाल लो, क्योंकि कितने प्रोटॉन्स है 20, है ना। क्या है हमारे पास 20 कैल्शियम 40, तो कितने प्रोटॉन्स है 20 प्रोटॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 40 माइनस 20 ही क्या है हमारे पास न्यूट्रॉन्स। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे 20 प्रोटॉन्स का टोटल मास और 20 न्यूट्रॉन्स का टोटल मास चाहिए। तो मास ऑफ 20 प्रोटॉन्स कैसे निकलेगा, एक का मास कितना दिया हुआ है हमें 1.007825, 20 के लिए इसको क्या कर दोगे 20 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसे ही 20 न्यूट्रॉन्स है हमारे पास, एक न्यूट्रॉन का मास कितना दिया है 1.08665 AMU, इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 न्यूट्रॉन का मास आ गया। तो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास आ गया जब वो फ्री थे, है ना। तो इन दोनों को प्लस किया, ये देखो यहाँ पे दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करके किस में से माइनस कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है हमने न्यूक्लियस का मास। देखो टोटल मास इनका बन रहा है 40.3298, और न्यूक्लियस का मास कितना है 39.96, तो कम है ना न्यूक्लियस का मास, इसका मतलब कि मास डिफेक्ट है, ये रहा। तो ऐसे मास डिफेक्ट के क्वेश्चन करने हैं आपने बच्चों, कि पहले कितने न्यूट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स हैं उनका इंडिविजुअल मास निकाल लो, उनको ऐड करो और उनमें से न्यूक्लियस का मास क्या कर दो माइनस, और हमेशा न्यूक्लियस का मास जो है कम होगा, क्योंकि वही मास किसमें कन्वर्ट हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी में। तो ये डेल्टा एम आ गया, क्योंकि ये डेल्टा एम एएमयू में निकला है, हमारे सारे मासेस एएमयू में थे, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगी, बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगा दोगे आप डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, डेल्टा एम इंटू 931, डेल्टा एम की वैल्यू फिल की, 931 के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कई बार न्यूमेरिकल में आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोला जाता है। और बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है सभी न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से निकालने वाली एनर्जी, है ना। दो डेफिनेशन बोली थी ना, तो सभी न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। और एक न्यूक्लियॉन को, सिर्फ एक, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, कि एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो वो कैसे निकलेगी, टोटल को निकालने के लिए आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, एक को निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दोगे कि टोटल कितने न्यूक्लियंस है, और टोटल न्यूक्लियंस क्या होते हैं हमारे मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर अगर सेम ही क्वेश्चन में मुझे ये निकालने को बोल दिया तो बाइंडिंग एनर्जी आई आपकी 341.87, और था क्या हमारे पास कैल्शियम 2040, और इसका मास नंबर कितना था, इसका मास नंबर था 40, तो इसको मैं अगर 40 के साथ डिवाइड कर दूं तो ये जो आंसर आया दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कि एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लियर हो बच्चों। अब नेक्स्ट इज यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो अभी हमने निकाली कि एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए, वो क्या बताता है कि आपका न्यूक्लियस कितना ज़्यादा स्टेबल। जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा होती है बच्चों, वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहाँ पे बच्चे ये कर्व आपको शो कर रही है वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद मास नंबर, कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये बच्चे ये कर्व आपको बनानी आनी चाहिए, अच्छे से इसको सीख लेना। तो इसमें क्या है कि देखो पहले तो 3 से कम वाले जो मास नंबर वाले थे, मतलब लाइक दिस, ये वाला, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम थी, मतलब हाइड्रोजन की बात करें अगर हम हाइड्रोजन की, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है। उसके बाद बात करें कि जो मास नंबर बिटवीन 3 और 20, इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, 3 से 20 जो है बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। अब इसमें कुछ ऐसे भी हैं बच्चे कि जिनकी बाइंडिंग एनर्जी आप देखोगे कि अपने साथ वालों से ज़्यादा है। देखो जैसे ये वाला, ये 4 हीलियम, ये 12 कार्बन, ये 16, 4 वाले की 6 वाले मास नंबर से ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, 12 वाले की 14 वाले मास नंबर से ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, 16 वाले की 18 वाले से ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है।
तो 2 से 20 के बीच में कुछ ऐसे मास नंबर्स थे, कुछ ऐसे न्यूक्लियस थे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी अपने नेबर वाले से ज़्यादा थी। मतलब वो अपने नेबर वालों से कुछ ज़्यादा स्टेबल थे। और वो कौन कौन से थे ये आपको याद होने चाहिए। हीलियम, बेरिलियम 4 8, कार्बन 6 12 एंड ऑक्सीजन 8 16। मतलब 4 के टेबल वाले 4 8 12 एंड 16। ये कुछ हमारे न्यूक्लियस थे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी अपने आगे वाले मास नंबर्स वालों से भी क्या थी, ज़्यादा थी। इसीलिए ये पीक्स दिख रही है ना यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें बच्चे हम, अगर मैं 30 से 56 तक जाऊं या 30 मास नंबर से 56 तक जाऊं तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है 30 से 56 तक। ठीक है, तो 30 से 56 तक बाइंडिंग एनर्जी कंटिन्यूसली राइज कर रही है। और सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके लिए है, दैट इज़ फॉर आयरन। आयरन के लिए बच्चे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा न्यूक्लियाई है हमारा, आयरन का, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे क्या है, ज़्यादा। उसके बाद जैसे ही आप 56 से आगे जाओगे, आपका मास नंबर 56 से आगे जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी की वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे लास्ट जो हमारा यूरेनियम है, सबसे हैवी वाला जो 238 मास नंबर है, वहां तक आते आते जो वैल्यू है यूरेनियम की, बाइंडिंग एनर्जी कितनी रह जाती है, 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एक बार फिर समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले उसने बोला 3 से कम वाले मास नंबर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। फिर जैसे 2 से 20 जाएंगे तो वहां पे कुछ इरेगुलरिटीज बढ़ तो रही है, पर क्या है कि कुछ ऐसे भी हैं बीच में मास नंबर्स जिनकी बाइंडिंग एनर्जी अपने नेबरिंग वालों से, अपने आगे वाले से क्या है, ज्यादा है। वो कौन कौन से हैं, वो है हीलियम, बेरिलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन 4 के टेबल वाले, 4 8 12 एंड 16 मास नंबर वाले। फिर अगर मैं 30 से 56 की तरफ जाऊं मास नंबर, तो मेरी बाइंडिंग एनर्जी फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। और सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, हमारी आयरन के लिए, जिसका मास नंबर कितना है, 56। और अगर हम आयरन से आगे जाएं तो धीरे धीरे बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती है और लास्ट में यूरेनियम की कितनी रह जाती है, हमारी 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाइंडिंग एनर्जी का हम ग्राफ से ऑब्जर्वेशन मिली। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आनी चाहिए अच्छे से, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि जो इंटरमीडिएट वाले थे, आपने देखा ना कुछ इस तरह की कर्व थी आपकी, लाइक दिस, कि बीच में पहले ऐसे हाइक सी थी, उसके बाद बड़ी, देन धीरे धीरे जो है वो क्या हो रही है, कम। तो कहते हैं 40 से लेके 120 तक जो है ना, इनमें जो ज़्यादा चेंज नहीं आता। मैक्सिमम कितनी जाती है हमारी 8.8, और यहाँ पे मिनिमम कितनी जाती है आपकी 8.5। यहाँ पे 40 पे भी कितनी होती है, 8.5। तो 40 से लेके 120 तक की बाइंडिंग एनर्जी में चेंज जो है वो ज़्यादा नहीं है, 8.5 टू 8.8 के बीच बीच तक रहती है। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है बाकी के कंपैरिजन ज़्यादा होती हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो इंटरमीडिएट वाले हैं, जो बीच वाले न्यूक्लियाई हैं, 40 से 120 वाले, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बाकियों से ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं इंटरमीडिएट वाले। तो यही लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट न्यूक्लियर जो होते हैं बच्चे, उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है पर न्यूक्लियन, सो दे आर मोर स्टेबल। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैज़ लो वैल्यू फॉर बोथ लाइट एंड हैवी न्यूक्लियर। देखो 40 से कम वाले लाइट हो गए और 120 से आगे वाले हैवी हो गए, तो लाइट के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी कम है और हैवी न्यूक्लियाई के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है। उसके बाद क्या बोला गया, when heavy nuclei split into lighter nuclei then binding energy per nucleon of lighter nuclei is more than that of original heavy nuclei। अब देखो हैवी न्यूक्लियाई क्या करते हैं, हैवी न्यूक्लियाई टूट जाते हैं। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम टूटता है किसमें, बेरियम एंड क्रिप्टन में। या आप आगे पढ़ोगे फिजन रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो ये क्यों टूटते हैं, क्योंकि यूरेनियम हैवी न्यूक्लियाई है। जब ये स्प्लिट होता है बैरियम और क्रिप्टन में, तो दे आर इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए हैवी वाले टूट के स्टेबल बनना चाहते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, क्योंकि वो टूटते हैं, और जब वो टूटते हैं तो उनमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मल इन नेचर, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि हैवी न्यूक्लियर जब स्प्लिट होते हैं लाइटर न्यूक्लियर में, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द हैवी, क्योंकि लाइटर वाले जो हैं, ये वाले जो हैं, ये किस में लाई करना शुरू कर देते हैं, दे लाई इन इंटरमीडिएट जोन, जो ज़्यादा स्टेबल है। तो इस केस में एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अब दो लाइट न्यूक्लियर जिनका मास नंबर 10 से भी कम है, ये कंबाइन होते हैं हैवी न्यूक्लियर बनने के लिए। लाइट वाले कंबाइन होते हैं हैवी के लिए, ताकि वो किस जोन में आ जाए, इंटरमीडिएट बीच वाले में आ जाए।
हैवी वाले टूटते हैं कि बीच वाले में आ जाए, लाइट वाले जुड़ के कहाँ पहुंचते हैं, बीच वाले रीजन में, ताकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चे टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन। ये भी कुछ खास टॉपिक नहीं है, बस डेफिनेशन है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज मास डिफेक्ट निकालो और उसको डिवाइड कर दो मास नंबर के साथ। मास डिफेक्ट तो पता लग ही गया आपको कैसे निकालना है, मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय मास नंबर। अब ये बताता क्या है, ये भी आपको स्टेबिलिटी बताता है। पैकिंग फ्रैक्शन मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। जितनी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती है उतने ही स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की क्या होती है, ज़्यादा। जैसे कि पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है फॉर मास नंबर लेस देन 20 एंड अबव 200। 200 से ज़्यादा मास नंबर हो या 20 से कम मास नंबर हो, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू बड़ी वैल्यू है। और अगर मैं बात करूँ इंटरमीडिएट, 20 से 200 तक, 20 से 200 के बीच बीच वाले मास नंबर की जो पैकिंग फ्रैक्शन है बच्चों, वो क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है। 20 से कम वाले कम स्टेबल है, 20 से ज़्यादा वाले क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये याद रखना, पैकिंग फ्रैक्शन स्टेबिलिटी बताता है। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज योर न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या है, देखो, अब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं अंदर। प्रोटॉन तो प्रोटॉन को रिपेल करेगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, पर फिर भी वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो वहां पे आई एक नई फोर्स जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियंस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। या बोला गया न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इनसाइड द टाइनी न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब नहीं तो रिपेल होते, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे स्ट्रांग होती तो प्रोटॉन प्रोटॉन अंदर रह ही नहीं सकते थे, पर न्यूक्लियस के अंदर ही है, इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो यही रीज़न है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग है। अगर तीनों की रेशो करें, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, तो हमारी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी ज़्यादा है, न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कितनी ज़्यादा है, तो वो है 10⁻2 टाइम्स, मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। रेशो देखो ना, 10⁻38 और ये कितनी है, 36, तो कितना डिफरेंस है, 2 का। तो ये याद रखना, कई बार इसका भी क्वेश्चन आता है, ग्रेविटेशनल से 10⁻38 और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से 10⁻2, मतलब 100 टाइम्स। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो कौन सी है, हमारी न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद शॉर्ट रेंज फोर्स, ग्रेविटेशनल लॉन्ग रेंज है, कहीं पे भी लग सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, दूर तक लगती है। पर जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, इनसाइड द न्यूक्लियस ही सिर्फ लगती है, न्यूक्लियस के बाहर नहीं लगती ये फोर्स। ठीक है, कितना बोला है इसने कि इट इज़ अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 to 3 फर्मी, सिर्फ इतना ही है, 2 to 3 फर्मी, मतलब फर्मी कितना है, 10⁻⁻15। तो ये याद रखना, दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। नेक्स्ट इज वेरिएशन विद डिस्टेंस बच्चों। ये देखो यहाँ पे ना क्या है बच्चों, दो न्यूक्लियंस लिए मैंने, दो न्यूक्लियंस के बीच का जब डिस्टेंस 0.8 फर्मी होता है, तब इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होती है बच्चे, वो हाईली अट्रैक्टिव होती है। सबसे स्ट्रॉन्ग तब न्यूक्लियर फोर्स होती है जब इनके बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मी होता है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं 0.8 फर्मी से कम कर दूं, मतलब इनको मैं और पास ले आऊं, तो क्या होता है बच्चों, इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इंट्रैक्शन करेंगे ना ये, तो इंट्रैक्शन के कारण इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। और पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव हो, याद रखना ये चीज़, पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव हो तो फोर्स का जो नेचर होता है दैट इज योर रिपल्शन। और वहीं अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो तो जो आपका फोर्स का नेचर होता है वो क्या होता है, अट्रैक्शन। ये याद रखना। तो अगर इनका बीच का डिस्टेंस मैं आर नोट से कम कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा। देखो यहाँ पे जैसे जैसे मैं आर नोट से डिस्टेंस इस साइड देखो कम कर रहा हूँ, इधर बढ़ेगा, दूसरी तरफ बढ़ेगा, इस तरफ क्या होएगा, कम होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे थी पहले नेगेटिव थी, क्योंकि 0.8 पे मैंने क्या बोला, हाईली अट्रैक्टिव,
तो अट्रैक्टिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव। तो पहले नेगेटिव थी, पर जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। और उनके बीच का जो नेचर है फोर्स का, वो क्या आ जाएगा, रिपल्शन। मतलब न्यूक्लियर फोर्स रिपल्शन नेचर की भी होती है, पर कब, जब दो न्यूक्लियर के जब दो न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 0.8 फर्मी। ऐसे तो क्या होएगा कि ये आपस में अटैच ही हो जाएंगे। तो न्यूक्लियर फोर्सेस 0.8 तक अट्रैक्टिव है, अगर और पास आएगी तो फिर रिपेल कर देती है कि तू 0.8 तक ही रुक भी, इससे ज्यादा ना पास आ। नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, है ना। तो ये बताया कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो क्या होनी शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी, और फोर्स कैसी हो जाएगी, रिपल्शन। और अगर आपका डिस्टेंस आर नोट से बड़ा होगा, तो यहाँ पे देखो आप, डिस्टेंस इस साइड बढ़ना शुरू हो गया, तो क्या होएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो की तरफ डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे भी अगर आप बढ़ाओगे भी तो भी क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाती है, जीरो की तरफ जानी शुरू हो जाती है। मतलब बीच की जो इनकी अट्रैक्शन फोर्स है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही इनके बीच का डिस्टेंस 4 फर्मी हो जाता है, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाती है, खत्म ही हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट रेंज है, 4 फर्मी तक तो जाएगी नहीं। तो मैक्सिमम है 0.8 फर्मी। 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस करेंगे तो रिपल्शन शुरू हो जाती है, और 0.8 से ज़्यादा करेंगे तो धीरे धीरे अट्रैक्शन फोर्स जो उनके बीच में वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही उनके बीच का डिस्टेंस 4 फर्मी हो गया, खत्म, न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है, nuclear force is charge independent. In other word, nuclear force between proton proton, proton neutron and neutron neutron is same. तो चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि प्रोटॉन प्रोटॉन में ज़्यादा होगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कम होगी, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कम होगी, तीनों में सेम है। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन का पेयर हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पेयर हो, और चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का पेयर हो, अट्रैक्टिव फोर्स सेम रहेगी। इसका मतलब ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। Saturation effect. Nuclear force shows saturation effect, that is nucleon interact only with the neighboring nucleons. This property is spotted by the fact that binding energy per nucleon is same over a wide range of mass number. This is very important line. पहले उससे पहले ये समझाता हूँ सैचुरेशन इफेक्ट है क्या। अगर ये मेरा एक न्यूक्लियन है, मान लो ये न्यूट्रॉन है, तो इसने जो अपनी न्यूक्लियर फोर्स लगानी है सिर्फ सराउंडिंग के न्यूक्लियॉन्स पे लगानी है, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन। ठीक है, जो एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन है वो अपनी न्यूक्लियर फोर्स जो है वो किस पे लगाएगा, सिर्फ सराउंडिंग के। अब यहाँ पे कितने हों बाहर, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस वाले न्यूक्लियन को जो सेंटर में है बीच में, ये सिर्फ किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, सराउंडिंग वालों के साथ, सिर्फ इनके साथ। ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं कि इससे बाहर कितने हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेचुरेशन इफेक्ट, कि वो सिर्फ किसके साथ इंटरेक्ट करता है, नेबरिंग के साथ, आसपास के साथ। बाहर कितने ज्यादा और है न्यूक्लियर, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इंटरेक्ट करता है आपस में। तभी तो इंटरमीडिएट जोन में आपने देखा कि मास नंबर बेशक बढ़ रहा था, पर बाइंडिंग एनर्जी क्या रह रही थी, सेम, क्योंकि वो इंटरेक्ट ही नहीं करता। वो सिर्फ नेबरिंग के साथ इंटरेक्ट करता है। एक बार उसके नेबर्स भर गए, एक बार नेबर फिल हो गए, उसके बाद नेबर के पीछे जितने मर्जी और आ जाएं, वो उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करता। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेचुरेशन इफेक्ट। तो ये पूछा जाता है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों इंटरमीडिएट जोन की बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो इसका आंसर यही है कि बाइंड जो हमारी न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो सेचुरेशन इफेक्ट शो करती है, मतलब सिर्फ नेबरिंग के साथ इंटरेक्ट करती है, उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं है कि भी उसके नेबर के अराउंड और कितने हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल, सेंटर टू सेंटर नहीं लगती। आपने पढ़ा ना, हम पढ़ते हैं कि चार्जेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी सेंटर टू सेंटर लगती है, दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी सेंटर टू सेंटर लगती है ना। हम यही पढ़ते थे कि एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ, तो आप डिस्टेंस यहाँ से यहाँ करते थे ना कि ये फोर्सेस लगती हैं, वो सेंटर टू सेंटर ऐसे लगती हैं, पर न्यूक्लियर फोर्सेस सेंटर टू सेंटर नहीं लगती। उसके बाद बोला गया न्यूक्लियर फोर्स इज एन एक्सचेंज फोर्स, इट इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसोन बिटवीन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब क्या है कि एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन पे या एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पे कैसे फोर्स लगाता है, ये कंटिन्यूसली एक पार्टिकल का एक्सचेंज करते हैं। उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, पाई मेसोन्स। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। बस ये है कि ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, पार्टिकल का एक्सचेंज करके, कंटिन्यूसली एक पार्टिकल एक्सचेंज कर रहे हैं। कौन सा पार्टिकल, पाई मेसोन्स। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट। अब स्पिन डिपेंडेंट का क्या मतलब है, देखो हायर स्टडीज में आप पढ़ोगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन मोशन है ना, एक ऊपर की तरफ स्पिन करता है, एक नीचे की तरफ स्पिन करते हैं, आप ऐसे करते हो ना, तो ऐसे ही प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का भी स्पिन मोशन होता है। तो जो न्यूक्लियॉन्स सेम स्पिन के होते हैं उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है,
और जिनका स्पिन एंटी पैरेलल होता है उनका जो आपस में न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। तो ये लाइन लिखी हुई है कि जिनकी पैरेलल स्पिन है उनके बीच में जो फोर्स है वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू जिनके बीच में एंटी पैरेलल स्पिन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन क्या है, वही अभी आपको बताया कि न्यूक्लियर फिजन इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई अलोंग विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे 2 या 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और उनके साथ क्या और होगा कि जब वो ब्रेक होंगे तो उनके साथ एनर्जी निकलेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यूरेनियम की, ये तो याद ही कर लेना कि यूरेनियम को जब हम एक फास्ट न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यूरेनियम को मैंने एक फास्ट न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करवाया ना, तो वो टूट जाता है। वो किस में टूटता है, बेरियम, क्रिप्टन, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स और क्यू। क्यू क्या होता है, क्यू वैल्यू बोलते हैं इसको। क्यू वैल्यू बताता है कि उस रिएक्शन में कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है, दैट इज क्यू वैल्यू। रिलीज भी बोल सकते हैं और किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, ठीक है ना। तो क्यू वैल्यू हमें ये बताता है कि कितनी एनर्जी निकली या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की आपने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है इसलिए इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मल बोलते हैं, और जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। तो अब देखो बच्चे, आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि भी इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालो, आपको रिएक्शन दे देंगे और उसकी क्यू वैल्यू निकालने को बोल दोगे, तो आप वो क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो जैसे कि ये बोला कि यूरेनियम 23592 की आप क्या निकालो, क्यू वैल्यू निकालो। तो इसके लिए पहले आपको मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी का तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई। क्यू वैल्यू इज एनर्जी, एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, अगर मास किस में है, केजी में है, और डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मास किस में, एएमयू में। तो इसमें भी आपने डेल्टा एम निकालना है, पर इसमें डेल्टा एम क्या होएगा, इसमें डेल्टा एम होगा बच्चों आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। इसमें एक न्यूक्लियस नहीं है ना, एक रिएक्शन है। तो इसमें मास डिफेक्ट कैसे निकलता है, रिएक्टेंट साइड का टोटल मास माइनस प्रोडक्ट साइड का टोटल मास, दैट इज योर मास डिफेक्ट। क्लियर हुआ ये बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन है, ये आपको दिए होंगे पेपर में कि इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, ये मासेस एएमयू वाले आपको पेपर में गिवन होंगे बच्चों, आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतने, आपने तो सिर्फ ऐड करना है। तो देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड है यूरेनियम और एक न्यूट्रॉन, तो ये रिएक्टेंट साइड एक यूरेनियम था, एक यहाँ पे न्यूट्रॉन था, दोनों को मैंने ऐड किया, तो रिएक्टेंट साइड का टोटल मास आया 236.0526, ये आप ऐड कर लोगे। उसके बाद प्रोडक्ट में देखें तो बेरियम है, क्रिप्टन है और 3 न्यूट्रॉन है। तो बेरियम का ये दिया था, क्रिप्टन का ये दिया था, एक न्यूट्रॉन का मास था 1.0887, 3 थे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और इधर आपने प्लस किया तो 235.8373 टोटल जो है मास आ गया। अब मास डिफेक्ट निकालोगे, मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा, हमेशा याद रखना रिएक्टेंट को आगे रखना है, प्रोडक्ट को पीछे ही रखना है जब भी मास डिफेक्ट निकालना है। तो मास डिफेक्ट निकाला एम आर माइनस एम पी, तो दोनों को माइनस किया तो रिएक्टेंट वाली साइड मास ज़्यादा था, प्रोडक्ट वाली साइड मास कम था, तो वो मास किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट वाली साइड। अगर मास कम हुआ तो वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तभी तो उस साइड मास कम आया। तो कितनी एनर्जी है, पहले मास डिफेक्ट निकाला, क्योंकि मास एएमयू में था, एनर्जी का फॉर्मूला इज डेल्टा एम इंटू 931 निकाला, सॉल्व किया तो कितना आंसर आ गया, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज़ आपने लर्न करनी है बच्चों, ये आगे न्यूमेरिकल्स में काम आनी है कि जब भी यूरेनियम की फिजन रिएक्शन होती है तो ऑन एवरेज वो कितनी एनर्जी देता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक यूरेनियम एटम में एक न्यूक्लियस होगा, तो एक यूरेनियम एटम जब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन देता है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक ही यूरेनियम, है ना, एक ही एटम यूरेनियम का। अब देखो नेक्स्ट है, इफ क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव देन एनर्जी इज रिलीज्ड इन प्रोडक्ट साइड एंड एक्सोथर्मल रिएक्शन, इफ क्यू वैल्यू इज नेगेटिव एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन रिएक्टेंट साइड एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये भी याद रखना बच्चों, आपको पूछा जाता है कई बार, रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे कि ये एंडोथर्मल है या एक्सोथर्मल है, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना आपने, क्यू वैल्यू निकालो जैसे अभी निकाला, अगर पॉजिटिव आई तो वो एक्सोथर्मल है, और अगर नेगेटिव आई तो वो एंडोथर्मल है। और याद रखना क्यू वैल्यू निकालते वक्त मास डिफेक्ट की गेम है सारी, साइन तो इसी से पता लगने हैं। तो मास डिफेक्ट हमेशा क्या होएगा, रिएक्टेंट का मास पहले और प्रोडक्ट का मास बाद में। क्लियर हुआ ये चीज़। और कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन आता है, मैंने देखा था क्वेश्चन इस तरह था कि आपको एक रिएक्शन दे दी थी और बोला था क्या ये फ्यूजन रिएक्शन होगी, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपने क्यू वैल्यू निकालनी है, और अगर उसकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव आई तो यस फ्यूजन रिएक्शन है, क्योंकि हमने पढ़ा फ्यूजन रिएक्शन जो होती है बच्चों वो कौन सी नेचर की होती है, दैट इज एक्सोथर्मल इन नेचर।
तो अगर वो एक्सोथर्मल है, अगर उसकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव आई, देन यस उसकी फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल है। और अगर वो पॉजिटिव नहीं आई, नेगेटिव आई, तो उसकी फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन ही किया था यूरेनियम का, इसकी एनर्जी प्लस में आई थी ना 200, तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव थी तो फ्यूजन अलाउड है, फ्यूजन चलेगा। पर अगर नेगेटिव में आएगी तो फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है कि जुड़ेंगे यहाँ पे लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन होकर हैवी बनेंगे, और इस प्रोसेस में भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, दो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस हैं 1s2 1s2, ये ज्वाइन होके क्या बन गया, एक हीलियम का न्यूक्लियस, एक न्यूट्रॉन निकला और साथ में क्यू वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइट न्यूक्लियर जुड़ के हैवी बन रहे हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन भी एक्सोथर्मल नेचर में होती है। कुछ नेसेसरी कंडीशन जो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए होनी ज़रूरी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसे नहीं हो सकती। पहली है, ये पूछी जाती है पेपर में तो पता होनी चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर। क्योंकि बच्चे आपने जोड़ना है, दो न्यूक्लियस को जोड़ना है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज को जोड़ना है, पास लेके आना है, वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वो जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। आप टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे की तरफ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आएंगे, और उतने ही चांसेस ज़्यादा हैं कि वो दोनों कंबाइन हो और फ्यूजन रिएक्शन हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। दूसरा डेंसिटी, डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जब आप दो न्यूक्लियस को जोड़ना चाहते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस होने चाहिए ताकि कोई ना कोई तो आके कोलाइड हो और जुड़े। अगर हो ही आपके पास दो तो क्या चांसेस है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ आके टकराए, दूर से निकल गए फिर। तो वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब जिन दो न्यूक्लियस को आपने कंबाइन करना है वहाँ पे वो बहुत सारे होने चाहिए कि कोई ना कोई तो जुड़े ना, कोई ना कोई तो टकराए आपस में ताकि कंबाइन होकर फ्यूजन रिएक्शन हो। तो डेंसिटी ज़्यादा चाहिए, और दूसरा टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। और इतना टेम्परेचर जो है नॉर्मली लैब में नहीं होता, तो हम नॉर्मली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं कर पाते। तो दिस कंडीशन एग्जिस्ट ओनली इन द इंटीरियर ऑफ सन, सन में ही मिलती है आपको इतनी टेम्परेचर। कितना 2 × 10⁶ केल्विन, लैब में नहीं इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये भी याद रखना, सन स्टार्स में जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक वही है, फ्यूजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार। तो यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन लिखी है कि 4 हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। ये एक न्यूट्रिनो पार्टिकल बोलते हैं इसको, न्यूट्रिनो। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बोर्ड लेवल में आपको नहीं कोई पूछेगा, हाई लेवल की स्टडी है ये। तो न्यूट्रिनो एक पार्टिकल, और साथ में इसमें भी एनर्जी रिलीज हुई 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें भी क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मल इन नेचर है। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, बस इतना पता, इतना याद रखना कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है और कितने हाइड्रोजन जब जुड़ते हैं, 4 हाइड्रोजन। याद रखना 4 हाइड्रोजन। वहाँ एक यूरेनियम था जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा था, यहाँ 4 हाइड्रोजन जुड़ के जो है वो 26.7 दे रहे हैं। तो न्यूक्लियर फिजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू फ्यूजन में। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों ये न्यूमेरिकल रिएक्शनें रुकने तो कम ही पूछी जाती हैं, डेफिनेशंस भी कम ही पूछी जाती हैं, मेन तो आते हैं न्यूमेरिकल्स इसके। तो न्यूमेरिकल देखो क्या है इसका, कि इफ़ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज इन अ फ्यूजन ऑफ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, कि एक यूरेनियम हमारे पास 92 235 और उसके एक फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कहते हैं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहते बताओ कि हमें 1 किलोवाट पावर अगर चाहिए तो उसके लिए कितनी फ्यूजन होनी चाहिए। मुझे 1 किलोवाट पावर चाहिए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ओवर टाइम। टाइम मेरी मर्जी, मैं 1 सेकंड ले लेता हूँ कि मुझे 1 सेकंड में इतनी पावर चाहिए, क्योंकि उसने दिया नहीं तो मैं खुद ही ले लेता हूँ, मैंने 1 सेकंड ले लिया। तो कितनी एनर्जी निकली यहाँ से, पावर इंटू टाइम। पावर इज 1 किलोवाट, किलोवाट में 1000 वाट, इंटू टाइम कितना हो गया 1 सेकंड, तो 1000 जूल। तो अगर आपको 1 सेकंड में 1 किलोवाट पावर चाहिए तो टोटल एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 1000 जूल। तो मतलब मुझे इतनी फिजन करवानी पड़ेगी कि टोटल फिजन, टोटल जो एनर्जी निकले वो कितनी निकले, 1000 जूल। ठीक है, तो उसके लिए देखो एक यूरेनियम के फिजन से कितनी एनर्जी मिलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी जो मैं निकाली मैंने कि जितनी मुझे टोटल चाहिए वो जूल में है, तो मुझे इस एनर्जी को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। तो मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल में। 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13। और फिर मैंने बोल दिया कि लेट 1 सेकंड में कितने फ्यूजन हुए हैं, 1 सेकंड में n फ्यूजन हुए।
कि n यूरेनियम जो है वो फिजन रिएक्शन दी उन्होंने और उनसे मिलके मुझे इतनी एनर्जी मिली है टोटल। तो मतलब n यूरेनियम जब फिजन रिएक्शन देंगे तब उनकी टोटल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, 1000 जूल। और वही n तो मैंने निकालना है कि कितने यूरेनियम। तो यही किया मैंने कि n इंटू एक की कितनी एनर्जी थी, 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13, n इंटू 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 दैट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो यहाँ से n किसके इक्वल आया, 1000 के साथ ये नीचे वाली टर्म को मैंने क्या कर दिया डिवाइड। तो यहाँ पे ध्यान से देखो n सीधे कैसे निकल सकता है, टोटल एनर्जी 1000 थी, नीचे 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 क्या थी, एक यूरेनियम कितनी एनर्जी दे रहा है, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ड्यू टू फिजन ऑफ 1 यूरेनियम। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो मैंने इतना लंबा स्टेप दिया, अदरवाइज तो आप सीधे निकाल लोगे कि कितने यूरेनियम चाहिए, उसके लिए क्या करोगे, टोटल एनर्जी कितनी चाहिए डिवाइडेड बाय एक कितनी एनर्जी दे रहे हैं, ऐसे निकालोगे आप कि टोटल एनर्जी अगर 1000 है, एक की एनर्जी अगर 200 है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 200, वहां से पता लग जाएगा कि मुझे कितने यूरेनियम चाहिए जिनकी फ्यूजन हो। तो यही यहाँ पे किया हमने, 1000 को डिवाइडेड कर दिया इसके साथ, जब डिवाइड किया तो हमारा इतना आंसर आ गया। तो मुझे इतने जो है वो क्या चाहिए, यूरेनियम चाहिए जो फिजन रिएक्शन दे के मुझे 1 किलोवाट की पावर देगा 1 सेकेंड में। क्लियर हुआ ये चीज़। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि कितने फिजन रिएक्शन होनी है चाहिए या कितने यूरेनियम चाहिए, तो उसके लिए बस यही देखना है कि एक फिजन इतनी एनर्जी दे रहा है और हमें कितनी चाहिए, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एक की एनर्जी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो आपको चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के। तो इसमें क्या बोला गया कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अटोमिक बॉम्ब एक्सप्लोड एट हिरोशिमा रिलीज द टोटल एनर्जी ऑफ 7.6 इंटू 10⁻13 जूल। हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था ना, तो उसमें कहते हैं टोटल एनर्जी जो निकली थी दैट इज 7.6 इंटू 10⁻13 जूल। एवरेज यूरेनियम ही था उस फ्यूजन में, उसमें क्या था, वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो न्यूक्लियर बॉम्ब था उसमें यूरेनियम ही होता है। तो आपको पता है कि एक यूरेनियम कितनी एनर्जी देता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ कि कितनी यूरेनियम एटम वहाँ पे फिजन हुए होंगे। तो पहले तो वही सेम है कि आपने बताना है कि कितने यूरेनियम यूज़ होंगे, उसका क्या फॉर्मूला था, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एक की एनर्जी। टोटल एनर्जी इज योर 7.6 इंटू 10⁻13 और एक की एनर्जी कितनी है हमारी, 200 मेगा को चेंज कर देना बच्चों। बस यहाँ पे यही गलती करते हो आप, जल्दी जल्दी में 200 के साथ ही डिवाइड कर देते हो, यूनिट शुड बी सेम। तो यहाँ से पता लग जाएगा कितने हैं। पहला काम तो बड़ा इजी है, तो देखो यहाँ पे यही किया हुआ है, टोटल एनर्जी रिलीज्ड ओवर एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन। तो ये आ गए आपके टोटल नंबर। और दूसरा है कि बताओ कि कितना जो मास था यूरेनियम का यूज़ हुआ। ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि आपने निकालना है कि यूरेनियम का कितना मास उस बॉम्ब में यूज़ हुआ होगा, कितना यूरेनियम डाला होगा उस बॉम्ब में। तो उसके लिए देखो 235 ग्राम जो यूरेनियम का मोलर मास कितना है आपका, 92 235 था ना। तो 235 ग्राम यूरेनियम में कितने एटम्स होंगे यूरेनियम के, आपको पता है ना कि मोलर मास में कितने एटम्स होते हैं, अवोगैड्रो नंबर। तो 235 ग्राम यूरेनियम का मोलर मास है, तो इसमें एक यूरेनियम नहीं होगा बच्चों, इसमें क्या होंगे, इसमें अवोगैड्रो नंबर जितने यूरेनियम होंगे। ये गलती मत करना कि एक का मास ही 235 ग्राम मान लेना, नो। 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम कंटेन्स अवोगैड्रो नंबर जितने एटम, 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास 235 ग्राम है। हमें कितनों का देखना है, हमारे तो इतने फ्यूजन हुए थे, हमने इतनों का देखना है कि इतने जो है इनका कितना मास होगा टोटल। तो उसके लिए देखो पहले मैंने वन एटम का निकाला, वन एटम के लिए क्या किया, इस 6.023 को 235 के साथ डिवाइड कर दिया नीचे, और हमारे पास टोटल थे 2.37 इंटू 10⁻24। तो उसके लिए क्या कर दिया, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और आंसर आया 926.66 ग्राम, मतलब नियर अबाउट 1 kg। तो 1 kg था उसमें जो वो बॉम्ब एक्सप्लोज हुआ। तो देखो कितना ये हार्मफुल है यूरेनियम, 1 kg से इतनी ज़्यादा तबाही हुई थी वहाँ पे। ठीक है बच्चों। तो विद दिस आपका न्यूक्लियाई भी कंप्लीट होता है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा कंबाइन विद द एटम। एटम और न्यूक्लियाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंबाइन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसमें से ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, पेपर में एक ही न्यूमेरिकल आता है, या तो एटम से होता है या तो न्यूक्लियाई से होता है। ठीक है। और इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, और इतना कर लोगे दैट इज़ सफिशिएंट।
इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता आपको पेपर से। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।